हेलो गाइज, वेलकम अगेन इन द मोम क्लासेस। और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि आज अध्ययन करेंगे मनोविज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन के बारे में। और ये वो 40 क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। पिछले वीडियो में भी हमने 40 क्वेश्चन कवर किए थे। कैसा लगा वो सेशन आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया नहीं। और कृपया करके जो भी इस वीडियो को देखता है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक जो विज्ञान है उसका जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों। विलियम वुंट को कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है उसका जनक। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? अंतर्दृष्टि अधिगम जो है इसका प्रयोग वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा कब किया गया, ये क्वेश्चन रहेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्या इसका प्रयोग 1921 में, 1922 में, 1917 में या फिर 1920 में? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1920 में। जो वोल्फ है उनके द्वारा अंतर्दृष्टि मनोविज्ञान है अधिगम है, इसका प्रयोग 1920 यानी 1920 में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान है उसका जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, या फिर अरस्तु को, या फिर इनमें से कोई नहीं। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम जेम्स को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि जो अधिगम है उसमें समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर, या फिर नियत स्थिति पर? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। किसमें? अंतर्दृष्टि अधिगम के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, या फिर तुल्य समूह? जिस समूह में चर जो होता है ये उपस्थित रहता है, स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे वांछित समूह कहा जाते हैं? इसे कहा जाता है दोस्तों प्रयोगात्मक समूह, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? सहप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, या फिर द्वितीय तात्विक सिद्धांत? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। किनके द्वारा ये दिया गया है? स्टैनले हॉल के द्वारा पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसने किया? मनोविज्ञान जो है इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया, ये अपना क्वेश्चन रहेगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है वॉटसन द्वारा, दूसरा है एबिंगहॉस द्वारा, और एंजले द्वारा, या फिर ह्यूम द्वारा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों वॉटसन द्वारा। वॉटसन के द्वारा मनोविज्ञान जो है इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। किलेपेट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार किया गया। प्रयोजना जो विधि है इसका आविष्कार किनके द्वारा? किलेपेट्रिक द्वारा कब किया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1918, 1915, उसके बाद 1928, या फिर 1880 के अंदर? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1918। किनके द्वारा? किलेपेट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार किया गया। प्रयोजन जो विधि है उसका आविष्कार 1918 में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम था। वुंड के द्वारा स्थापित, वुंट जो है इनके द्वारा क्या संरचनावाद का स्कूल स्थापित किया गया? क्या प्रकार्यवाद का, या मनोविश्लेषणवाद का, या फिर साहचर्यवाद का? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वुंट के द्वारा जो स्कूल स्थापित किया गया वो था संरचनावाद। संरचनावाद यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, और आज हमने 50 प्रश्नों को पूरा कर लिया गया। स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो स्व प्रेरणा जो होती है उसके द्वारा जो अधिगम होता है ये बहुत प्रभावशाली होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। डी एनीमिया रचना है। डी एनीमिया क्या है, किसकी रचना है? अरस्तु की है, सुकरात की है, स्किनर की है या फिर वुडवर्थ की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये जो रचना है ये अरस्तु की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा कि जो डी एनीमिया है ये अरस्तु की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। पेस्टोलॉजी के 3H के प्रत्यय में H का क्या अर्थ है? हेड, हार्ट, हैंड या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। जो 3H जो पेस्टोलॉजी की जो प्रत्यय पद्धति है उसमें H का जो फुल स्वरूप है या फिर H का जो अर्थ है वो हेड, हार्ट, हैंड ये सभी है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मनोविज्ञान के चैप्टर में पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान का जो अतीत है वो बहुत लंबा है, लेकिन मनोविज्ञान का जो इतिहास है ये बहुत छोटा है। ये किसने कहा है? इतिहास बहुत छोटा है। तो क्या ये इबिंगास ने किया है, स्किनर ने किया है, वुडवर्थ ने किया है या फिर नेक्स्ट डी नंबर ऑप्शन टिचनर ने किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ये इबिंगास जो है इनके द्वारा कहा गया कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है दोस्तों। तत्परता तथा यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पर लिखा है कार्य। तत्परता यानी जल्दी, तुरंत, और कार्य यानी काम काज जो भी होता है। सीखने की गति को निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कार्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या? तत्परता। ये कार्य के विपरीत होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता पर से अप्रभावित रहती है। क्या तत्परता से कार्य करने की गति अप्रभावित रहती है, यानी जल्दी जल्दी कार्य को करना ये तत्परता के साथ जुड़ी हुई है। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न साम्प्रत्य है। कार्य सीखने की जो गति है ये तत्परता के समानुपाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों डी करेक्ट, क्योंकि कार्य की जो गति होती है ये यहाँ पर गति नहीं है दोस्तों, यहाँ पर गति है। कार्य करने की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, ये तत्परता से जुड़ी होती है, क्योंकि तत्परता ही प्रभावशाली प्रभाव डालती है किस पर? गति पर। क्योंकि हमें जितनी जल्दी रहती है, जितनी तत्परता रहती है, कार्य उतना ही फास्ट होता है, गति से होता है, तेज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में 1879 या 1879 में स्थापित किया गया, वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो ये कहाँ पर स्थापित की गई? ये जर्मनी में स्थापित की गई। इसका नाम क्या है? लिप्जिंग विश्वविद्यालय, और ये पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला था। वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों? ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, और पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ये जर्मनी के जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है, जो कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनी थी 1879 में। वर्तमान में इसका नाम जो है ये कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है ये हमें पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें, कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं का, या फिर असाधारण बच्चों का, या फिर उपयुक्त सभी का। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आत्म जो परीक्षण है विधि द्वारा स्वयं का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि, जिस प्रकार ये प्रश्न है और इन्हीं में से एक इनका उत्तर है, ये प्रश्नोत्तर विधि है। और इसका जनक किसे माना जाता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर पहले माटेस्री और कॉल्डवेल कुक, फ्रोवेल, सुकरात। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सुकरात के द्वारा किसको प्रतिपादित किया गया? तो प्रश्नोत्तरी विधि यानी क्वेश्चन आंसर सिस्टम जो होता है इसका प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा?
क्वेश्चन आंसर जो पद्धति है। जिस प्रकार एक क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ये जो ऑप्शन होते हैं इन्हीं में से एक इसका आंसर होता है। ये प्रयोगात्मक विधि है, सॉरी दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित जो शिक्षा है ये किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान की, उपयुक्त सभी की। बाल केंद्रित शिक्षा जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक देन है। किनकी देन है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की एक देन है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है। शिक्षा जो होती है ये मनुष्य की अंतर्निहित जो क्षमता होती है, यानी वो कितना एबल है किसी कार्य को करने में, सक्षम कितना है वो, तो इसकी परिपूर्णता से विकास करता है। ये कौन किसके द्वारा कहा गया कथन है? ये विवेकानंद के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पेस्टालॉजी के द्वारा, या फिर टैगोर के द्वारा। दोस्तों ये जो कथन है ये विवेकानंद जी के द्वारा किया गया है। विवेकानंद जी का मानना है कि जो शिक्षा होती है ये मनुष्य के अंतर्निहित जितनी भी क्षमताएं होती है इनको परिपूर्णता से विकास करती है, उनको इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस जीनियस में पेश करने की बात करती है शिक्षा। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? थॉर्नडाइक ने निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, या फिर उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा 1 नंबर राइट आंसर इसका, कि थॉर्नडाइक जो है इनके द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रकट किया है? तो ये निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया है थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, कार्य का विज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर डी चेतना का विज्ञान। तो दोस्तों 20वीं जो शताब्दी है, 20वीं शताब्दी वर्तमान में 2021 का दौर चल रहा है और ये 20वीं शताब्दी का एक वर्ष है। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। इसी के साथ विकास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विकास जो होता है, विकास के बारे में बताया गया है। विकास का क्या अर्थ होता है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी चेंजेस आते रहते हैं, क्या वो विकास है? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, परिपक्वता के एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन जो होते हैं, क्या ये विकास है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, क्या अभिप्रेरणा और अनुभव दोनों मिलकर परिवर्तन जो लाते हैं, क्या ये विकास कहलाता है? अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यहाँ पर अभिप्रेरणा अकेला है, यहाँ पर उनके साथ अनुभव भी सम्मिलित है। इसमें अनुभव के साथ परिपक्वता सम्मिलित है, और यहाँ पर पहला ऑप्शन सिर्फ परिवर्तन दे रखा है। क्या परिवर्तन होता है विकास? क्या परिपक्वता के साथ अनुभव होता है? क्या अभिप्रेरणा के साथ अनुभव होता है? क्या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाला जो विकास होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर रहेगा, ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अभिप्रेरणा जो होता है इसमें अनुभव के फलस्वरूप होने वाला जो परिवर्तन होता है, उत्तरोत्तर जो श्रृंखला बनती है, यही होती है दोस्तों विकास, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का विज्ञान का दर्जा दिलाया। कौन सा ऐसा महान वैज्ञानिक है मनोवैज्ञानिक है जिसने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग का विज्ञान का दर्जा दिलाया? विलियम वुंट है, या फिर ऑप्शन नंबर दे रखा है यहाँ पर दोस्तों बी नंबर विलियम जेम्स है। क्या दोस्तों स्किनर है या फिर वाटसन है? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, स्किनर या फिर वाटसन। क्वेश्चन हमारा ये है कि मनोविज्ञान जो है इसको अलग किया गया है किससे? दर्शन शास्त्र से। और ये जो अलग करने का जो दर्जा है, यानी जो क्रेडिट दिया जाता है, ये कौन से वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो ये विलियम जेम्स को दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा विलियम जेम्स, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि एवं विकास इसके जो सिद्धांत है उनसे संबंधित नहीं है।
निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कि वृद्धि एवं विकास के जो सिद्धांत है इनसे संबंधित नहीं है, तो वो है वर्गीकरण का जो सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस कड़ी की आलोचना की है? तो कौन से मनोवैज्ञानिक है? मैकडूगल है। इन्होंने आउटलाइन साइकोलॉजी जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तिका है उसमें किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? आत्मा की, मन की, मस्तिष्क की या फिर चेतना की? दोस्तों जो चेतना जो शब्द होता है उसकी इन्होंने कड़ी आलोचना की है। किन्होंने ये की है दोस्तों? मैकडूगल ने। किस पुस्तक में? आउटलाइन साइकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। तो डी नंबर करेक्ट आंसर है। बाल मनोवैज्ञानिक ने अन्यतर शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बाल विज्ञान के अंदर जो शिक्षा है इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मुख्य स्थान क्या है? बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या फिर अभिभावक का? दोस्तों ये जो बाल मनोविज्ञान है इसमें बालक का मुख्य स्थान रखता है शिक्षा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मनोविज्ञान का जनक किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? मनोविज्ञान जो है इसका जन्म दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में कब हुआ? किसके द्वारा हुआ? तो ये प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, बर्कली के द्वारा या फिर वाटसन के द्वारा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरस्तु। मनोविज्ञान का जो जन्म है यह दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अरस्तु के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि? तो एक बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, उसकी वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक उचित जो विधि होती है वो एक विकासीय विधि होती है। दोस्तों कौन सी विधि होती है? विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। शिक्षार्थी, सिखाने की प्रक्रिया, अध्यापक या फिर सभी? शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या फिर ये सभी? दोस्तों ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ये सभी जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्वों में सम्मिलित है। शिक्षार्थी और सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए। व्यक्ति की आधारभूत पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जांचने की कोशिश, एक व दो, दोनों या फिर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं? दोस्तों दोनों ही जो ऑप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उनको, उनके संबंध में अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति की आधारभूत पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, यानी ऑप्शन नंबर डी सर दोस्तों सी करेक्ट रहेगा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लाइंस है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? मन, आत्मा, चेतना एवं व्यवहार? दोस्तों आत्मा के विज्ञान के रूप में जाने लगा सबसे पहले मनोविज्ञान को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन में त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव? तो मूल्यांकन के त्रिकोण भाग में सम्मिलित नहीं है, वो है शिक्षण अनुभव। शिक्षण अनुभव जो है ये मूल्यांकन के त्रिकोण भाग में सम्मिलित। त्रिकोण भाग में सम्मिलित कौन कौन है? तो ये है मूल्यांकन और ये शिक्षण अनुभव इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहेगा शिक्षण त्रिकोण में सम्मिलित। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव जो है ये शैक्षिक मूल्यांकन में त्रिकोण का भाग है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सी समस्या आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर, शैक्षणिक पिछड़ापन? दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट लाइन ये है
कि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो शैक्षणिक पिछड़ापन आ रहा है, यानी लोग शिक्षा से पिछड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। थॉर्नडाइक के व्यक्तिगत वर्गीकरण के आधार पर है। जो थॉर्नडाइक जो है इनके व्यक्तिगत जो वर्गीकरण है उनके आधार है शारीरिक गठन और शकल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। थॉर्नडाइक के व्यक्तिगत वर्गीकरण का जो आधार है वो है चिंतन और कल्पना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थी का विभाजन करना, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों का अपनाने में सहायक होना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का, एजुकेशन के प्रति जो महत्वपूर्ण योगदान है वो ये है कि यहाँ पर अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? मनोविज्ञान ये बतलाता है एक शिक्षक को कि एक बालक को उचित शिक्षा देने के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनानी चाहिए। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। मनोविज्ञान हमें ये बताता है, एक शिक्षक को ये बताता है कि शिक्षा को किस प्रकार से प्रदान किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। अधिगमकर्ता को संरचनावाद स्वतंत्रता देता है, क्रियाशीलतावाद देता है, व्यवहारवाद देता है या फिर सृजनशीलतावाद देता है। तो सृजनशीलता जो वाद है ये व्यवहारवाद को, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता कौन देता है? ये सृजनशीलतावाद देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक के अनुसार शिक्षा के व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक या फिर प्लेटो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी का मानना है कि शिक्षा जो है ये व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। जब शिशु अपनी आंख, कान, हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त सक्रियात्मक स्तर, पूर्व सक्रियात्मक स्तर, इंद्रियजनित स्तर या फिर अमूर्त सक्रियात्मक स्तर। बच्चा जब भी अपने हाथ, पैर, उंगलियों को देखता है तो ये आंख, कान या फिर हाथ को देखता है तो ये इंद्रजनित स्तर को पहचानता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ये व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ सबसे अधिक ढंग से प्रकट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसको अधिक ढंग से कौन प्रकट करता है? ये व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, ये व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है या फिर इसका संबंध केवल व्यक्ति के सामाजिक प्रक्रियाओं से है। यह व्यक्ति शिक्षा को मनोविज्ञान के आधार प्रदान करता है। दोस्तों यह जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है कौन? शिक्षा का मनोविज्ञान। शिक्षा का मनोविज्ञान शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। आज का अंतिम सवाल है ये है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत बच्चे के अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? यानी बच्चे की वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक है बंडूरा है, मेस्ला है, स्किनर है या फिर पियाजे है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मेस्ला के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादन किया गया। ये जो मेस्ला नामक मनोवैज्ञानिक है इन्होंने वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन किया है। किनने? मेस्लो ने। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आज हमने 80 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन फिर से लेके आऊँगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें
और जो इन वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं, भली भांति देखते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि ये वीडियो कैसा लगा, सेशन क्या आपको पसंद आ रहे हैं, किस प्रकार का बदलाव होना चाहिए। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।